Hello students, myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4, subject is SS and we are right now discussing chapter number 4 and this is my session number 2. तो सेशन 2 है और चैप्टर नंबर 4 है. चैप्टर का नाम है द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. तो वी ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स इज पार्ट ऑफ द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जो है उसका ही एक पार्ट है. तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं आगे का. Before we start today's session, let me discuss the previous session. Previous session में हमने क्या पढ़ा था? In previous session we learned that the coastal plains are towards the south of India. It's the length of the coastal plain is 7,000 kilometers and the width is towards the western coastal plain. It is approximately 65 kilometers. And the eastern coastal plain is 120 kilometers. Then firstly जो वेस्ट की साइड का है उसके बारे में हमने पढ़ा था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट. अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच का जो एरिया है उसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स अगेन, 3 कोस्ट. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में 3 पार्ट्स है, 3 अलग अलग कोस्ट है. फर्स्ट इज द गुजरात कोस्ट, सेकेंड इज द कोंकण कोस्ट एंड द लास्ट वन इज द मलाबार कोस्ट. तो ये 3 अलग अलग कोस्ट हैं. देन वी ऑल्सो डिस्कस दैट द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स लाई इन द स्टेट्स फ्रॉम गुजरात, आफ्टर दैट महाराष्ट्र, देन इट इज गोवा, देन कर्नाटक एंड देन केरला. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन गुजरात से स्टार्ट होता है एंड नीचे कन्याकुमारी में एंड होता है. ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के जो 3 पार्ट्स गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट और मलाबार कोस्ट है उनमें से हमने 2 कोस्ट के बारे में ऑलरेडी लर्न कर लिया है, दैट इज द गुजरात कोस्ट एंड द कोंकण कोस्ट. करेक्ट. तो गुजरात कोस्ट में हमने क्या पढ़ा था? इट इज द ब्रॉडेस्ट एट in between the Gulf of Kutch and Gulf of Khambat. Gulf of Kutch और Gulf of Khambat के बीच का जो एरिया है it is the broadest part of the गुजरात कोस्ट. गुजरात कोस्ट के बाद जो है Gulf of Kutch and Gulf of Khambat के बाद का जो हिस्सा है till गोवा, गोवा तक का जितना भी हिस्सा है it comes under the कोंकण कोस्ट. वो कोंकण कोस्ट में आता है. यहाँ पर बहुत सारे लाइट हाउसेज हैं. क्यों लाइट हाउस दिए गए हैं? बिकॉज द पार्ट इज रॉकी, दैट रीजन इज रॉकी एंड अनइवन रीजन है, मतलब कि एक जैसा सरफेस नहीं है, इट इज अनइवन. एंड देर आर मैनी पोर्ट्स एंड हार्बर्स. मुंबई इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ इंडिया. यहाँ का जो कोंकण कोस्ट का मुंबई पोर्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द पोर्ट. पोर्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है? पोर्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज द शिप्स कम हियर, दे टेक अ हॉल्ट एंड द गुड्स आर लोडेड एंड अनलोडेड इन द पोर्ट्स. पोर्ट्स में जो है वो शिप्स आकर रुकती हैं और जो भी गुड्स सामान आप भेजते हो या मंगवाते हो उनका अनलोडिंग एंड लोडिंग यहाँ पर होता है. दैट इज वाई पोर्ट्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. नाउ इन टूडेज सेशन वी विल डिस्कस द थर्ड पोर्ट, द थर्ड कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो थर्ड कोस्ट है, पहला था गुजरात कोस्ट, सेकेंड था कोंकण कोस्ट, अब थर्ड कोस्ट है वो है मलाबार कोस्ट. तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं डिटेल में जानकारी हासिल करना. ओके, सो नाउ द मलाबार कोस्ट. मलाबार कोस्ट लाई टू द साउथ ऑफ कोंकण कोस्ट. कोंकण कोस्ट जो गोवा तक है उसके नीचे अगर आप आओगे तो वो हिस्सा जो है वो है मलाबार कोस्ट. उस हिस्से को हम कहेंगे मलाबार कोस्ट. A large number of lagoons
are found here, especially in Kerala. Large number of lagoons. Lagoons क्या है? A lake of salt water separated from sea by an area of rock or sand. Lagoon मतलब एक लेक होता है जो सी से अलग होता है, दरिये से अलग होता है। कैसे अलग होता है? क्योंकि बीच में जो है वो रॉक्स या सैंड आ जाती है और उस सी और उस लेक के बीच में रॉक्स या सैंड आ जाते हैं और उसकी वजह से वो एक लेक जैसा बन जाता है, मगर वो क्या है? सॉल्टी वाटर होता है उस लेक में। नॉर्मली यू फाइंड दैट लेक्स आर हैविंग फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर मीन्स द वाटर इज नॉट सॉल्टी. लेक में आपने ज़्यादातर ये सुना होगा कि लेक का पानी जो है वो मीठा होता है, सॉल्टी नहीं होता है, मगर लगुन्स क्या है? वो सॉल्टी वाटर होता है, लेक होता है, वो सी से अलग पड़ जाता है, उतना हिस्सा सी से अलग पड़ जाता है, इसीलिए लेक जैसा बनता है, मगर उस लेक का पानी सी की तरह ही सॉल्टी होता है। और वो अलग कैसे होता है? हाउ इज इट सेपरेट? बिकॉज ऑफ द रॉक्स और द सैंड इन बिटवीन. बिटवीन उसके बीच में रॉक या सैंड आ जाता है, इस वजह से लगून्स फॉर्म्स होते हैं. नेक्स्ट, एस्पेशली दे आर फाउंड इन केरला. ये लगून ज्यादातर कहाँ पर है? इट इज फाउंड इन केरला. ये केरला में बहुत ज्यादा है. लगून्स आर मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन. केरला में ज्यादातर टूरिस्ट इन लगून्स को ही देखने जाते हैं. दे अट्रैक्ट टूरिस्ट टूवर्ड्स देम. ये लगून्स टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. अट्रैक्ट मतलब टूरिस्ट को उन लगून्स को देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, इसलिए नॉर्मली टूरिस्ट जो है वो केरला की तरफ इन लगून्स को देखने जाते हैं. अब भी जाना. कोची इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द मलबार कोस्ट. मलबार कोस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है कोची. जैसे कोंकण कोस्ट में मुंबई के बारे में मैंने बोला था, करेक्ट? कोंकण कोस्ट में मुंबई इज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट बोला था ना. वैसे ही मलबार कोस्ट जो है, मलबार कोस्ट कहाँ पर है? टूवर्ड्स द साउथ ऑफ कोंकण कोस्ट. कोंकण कोस्ट से नीचे थोड़ा साउथ में आओगे तो मलबार कोस्ट है. और मलबार कोस्ट जो है उसका इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन सा है? कोची. कोची. ओके. The climate in the western coastal plain is very hot and humid throughout the year. ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उस पूरे के पूरे रीजन का क्लाइमेट कैसा होता है? वहाँ का वातावरण, क्लाइमेट कैसा होता है? इट इज हॉट एंड ह्यूमिड. गर्मी भरा होता है एंड ह्यूमिड. ह्यूमिड का मतलब है उसकी एयर के अंदर वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं. आप नॉर्मली रेनी सीजन में अगर देखो देन वी कैन से रेनी सीजन द क्लाइमेट इज ह्यूमिड. क्यों? क्योंकि चाहे बारिश आए या ना आए, मगर जो एयर है, जो एयर सर्कुलेट हो रही है आपके आजू बाजू में, उसमें ह्यूमिडिटी, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम भेज भी बोलते हैं. भेज. करेक्ट? आपने देखा होगा कि अगर आप रेनी सीजन में पापड़ खाते हो तो आफ्टर 2 to 3 minutes दैट पापड़ विल टर्न इनटू रोटी. रोटी जैसा बन जाता है. क्यों होता है? क्योंकि उसकी क्रिस्पीनेस चली जाती है. कैसे चली जाती है? क्योंकि जो एयर के अंदर वाटर पार्टिकल्स है ना, उसकी वजह से इसकी क्रिस्पीनेस जो है वो कम हो जाती है. ओके. सो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के जितने भी रीजन्स आते हैं, जितने भी हिस्से आते हैं, जितने भी पार्ट्स आते हैं, वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे साल ऐसा ही क्लाइमेट रहता है, गर्मी एंड ह्यूमिडिटी वाला. क्लियर? द रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मॉनसून्स. समर मॉनसून्स के वक्त जो है यहाँ वेस्टर्न कोस्टल एरिया जो है इस रीजन में एकदम ज़्यादा हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होती है. कोकोनट, राइस, कैश्यूनट, ग्राउंडनट, sugarcane and tobacco are grown here. Coconut means नारियल, राइस मतलब चावल, कैश्यू नट मतलब काजू, ग्राउंड नट मूंगफली, शुगर केन मतलब गन्ना,
शेरडी, जो आप गुजराती में शेरडी बोलते हो, हिंदी में गन्ना, एंड टोबैको, तंबाकू, ये सारे की सारे चीज़ें इस रीजन में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में ग्रो होती है बहुत अच्छे से। पीपल ऑल्सो कैच फिश फॉर लिविंग, फिशिंग, क्योंकि ये कोस्टल रीजन है, दरिया किनारा है, तो फिशिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है पीपल के लिए। दे अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम दैट, फिशिंग करने से ही उनको पैसे मिलते हैं, उनका मेन बिजनेस, बहुत सारे लोगों का मेन बिजनेस ही यही है, फिशिंग। फिशिंग मीन्स कैचिंग फिश, करेक्ट। सी में बोट्स लेकर या शिप्स लेकर जाते हैं, ज़्यादातर बोट्स ही होती है, तो वो किस लिए जाते हैं? फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। These coastal plains have some of the best beaches in the country. So ये coastal plains वाले जितने भी regions है, यहाँ पर जो है बीचेस बहुत अच्छे होते हैं। बीच, आपने मुंबई का जुहू बीच सुना होगा, बहुत फेमस है, करेक्ट। फिर गोवा आप लोग जाते हो तो गोवा में भी बहुत सारे बीचेस हैं। तो ये पूरा जो कोस्टल लाइन है ना, वो बीचेस के लिए बहुत फेमस है, बीचेस बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर होते हैं। कंडला, अहमदाबाद, पणजी, मर्मगोवा, मुंबई, मैंगलोर, कोची, कोझिकोड एंड तिरुवनंतपुरम आर सम इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज अलोंग दिस कोस्ट। इस कोस्टल रीजन में इम्पॉर्टेंट टाउन्स या सिटीज कौन कौन से आते हैं, तो उनकी एक लिस्ट दी है। ये सारे बहुत बड़े बड़े टाउन्स या सिटी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो कौन कौन से हैं? कंडला, अहमदाबाद, पणजी, मर्मगोवा, मुंबई, मैंगलोर, कोची, कोझिकोड एंड तिरुवनंतपुरम। ओके, सो आर वी क्लियर अबाउट दिस? इतना क्लियर हो गया? तो हमने ये पढ़ा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के 3 पार्ट हैं, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मलबार कोस्ट। तो इन तीनों कोस्ट के बारे में अब हमने डिटेल स्टडी भी कर ली है। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का हमने पूरा कवर कर लिया है, पूरा पढ़ लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। किसके बारे में? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। Now, before I start, let me ask you a question. If in the exam I ask you, dash is one of the India's largest port. India's largest port कौन सी है? Options are Delhi, Kolkata, Mumbai. Answer is Mumbai. Mumbai है largest port in India, Mumbai. Now, Eastern coastal plain के बारे में अगर हम start करें तो the eastern coastal plain lie between the Bay of Bengal and Eastern Ghat. Bay of Bengal and Eastern Ghat. See, this is India. यहाँ पर Western Ghats, यहाँ पर Eastern Ghats. This is 65 kilometers. This is approximately 120 kilometers. So यहाँ पर मैंने बोला था Eastern Ghat, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स। तो ये बिटवीन का जो हिस्सा है वो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। दिस एरिया इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो है बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट के बीच वाला हिस्सा। बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट के बीच वाला जो हिस्सा है उसे कहेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। दे बिगिन फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड पास थ्रू ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है, फिर ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु तक वो नीचे एक्सटेंड होता है। लाइक द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, दे ऑल्सो एंड एट कन्याकुमारी। तो ये जो है वो भी कन्याकुमारी में ही एंड होता है, वो भी कन्याकुमारी में ही एंड होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है, नीचे कन्याकुमारी में एंड होता है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन गुजरात से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी में एंड होता है।
ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी में एंड होता है, कन्याकुमारी में एंड होता है। These plains are wider than the western coastal plain. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इतना ही वाइड है, ये थोड़े ज्यादा, इससे थोड़े ज्यादा वाइड ब्रॉड है, ओके, चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है प्लेन्स की। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कौन से वाइड है? ईस्ट वाले वाइड है, ब्रॉड है, मतलब जगह ज्यादा है, यहाँ थोड़े नैरो है, यहाँ ब्रॉड है, वाइड है, ओके। The northern part of these plains are known as the northern Sarkars and the southern part are called Coromandel coast. तो ये ऊपर का जो हिस्सा है, नॉर्दर्न पार्ट जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का, नॉर्दर्न पार्ट ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे नॉर्दर्न सरकार्स कहते हैं। नीचे वाला जो हिस्सा है उसे कहेंगे कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। What are the southern part of the eastern coastal plains called? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के सदर्न पार्ट को क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड कोरोमंडल कोस्ट। एंड व्हाट आर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कॉल्ड? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नॉर्दर्न पार्ट को क्या कहेंगे? नॉर्दर्न सर्कार्स। The region is very fertile with plenty of water available for growing rice and sugarcane. ये रीजन जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की, ये बहुत फर्टाइल है और इसकी वजह से यहाँ बहुत अच्छे से क्रॉप्स ग्रो होते हैं। कौन से क्रॉप्स है? जैसे कि राइस एंड शुगर केन, राइस एंड शुगर केन। कोकोनट, कॉटन एंड जूट आर ग्रोन हियर। कोकोनट, कॉटन एंड शुगर केन यहाँ पर ग्रो होते हैं। कोकोनट यानी नारियल, कॉटन रुई, करेक्ट, एंड जूट ये यहाँ पर अच्छे से ग्रो होते हैं। द रीजन हैज ओनली फ्यू गुड हार्बर्स। इस रीजन में हार्बर्स जो गुड के हैं वो बहुत कम है। Paradip, Visakhapatnam and Chennai are the three largest ports on this coast. यहाँ इस वेस्ट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में तीन इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है, तीन इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है, वो है पारादीप, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई, ओके, ओनली थ्री। देयर इज अ बिग शिप बिल्डिंग यार्ड एट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में एक बहुत बड़ी शिप बिल्डिंग यार्ड, शिप बिल्डिंग यार्ड मीन्स जहाँ पर शिप्स बनाते हैं, शिप्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस रीजन को शिप बिल्डिंग यार्ड कहते हैं। शिप बिल्डिंग यार्ड का मतलब है जहाँ पर शिप्स को बिल्ड किया जाए, बनाया जाए। कन्याकुमारी इज वेल नोन फॉर इट्स ब्यूटिफुल सनराइज एंड सनसेट। कन्याकुमारी जो सबसे नीचे वाला पोर्ट है जहाँ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मीट होते हैं, यहाँ बहुत फेमस है सनराइज एंड सनसेट का व्यू। व्यू मीन्स उसे देखना, बहुत खूबसूरत वहाँ का नज़ारा होता है सनराइज एंड सनसेट का। कहाँ पर? कन्याकुमारी में। इट इज़ ऑल्सो द मीटिंग ऑफ द थ्री मेजर वाटर बॉडीज, द अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। ये कन्याकुमारी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और नीचे जो इंडियन ओशन है वो तीनों के तीनों यहाँ कन्याकुमारी में दे मीट, मतलब वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। क्लियर? द सी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज rougher and the waves are stronger and bigger than those on the western coast. ईस्टर्न कोस्ट का जो सी है वो रफ है, यहाँ पर वेव्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, यहाँ के वेव्स बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बिग वेव्स और रिपीटेड वेव्स आते हैं। यहाँ का जो सी है वो थोड़ा शांत है, मतलब वेव्स उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ओके, बट यहाँ का जो सी है वो रफ है, थोड़ा डेंजरस कहा जा सकता है और वेव्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर।
यहाँ का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का क्लाइमेट जो है वो भी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरह हॉट एंड ह्यूमिड होता है, गर्म और भेज वाला क्लाइमेट होता है। हाउएवर विंटर्स आर कूलर, विंटर में कूलर हो जाता है, ओके विंटर में थोड़ा कूल हो जाता है, कंपैरेटिवली कूल हो जाता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव रेन ड्यूरिंग द मॉनसून बट नॉट एज मच एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। यहाँ का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ रेन्स आते हैं समर मॉनसून में, बट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जितनी रेन नहीं होती है, ओके। The southern part of the region is the only region in the country that receives rainfall during the winters. जो southern part है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का southern part है, नीचे का जो part है, यहाँ winters में भी rain होते हैं, winters में भी rain मतलब बारिश होती है। तो here I come to the explanation of the eastern coastal plain. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का explanation मैंने खत्म कर दिया है। यहाँ पर मैंने बोला कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होती है, देन इट इज ओडिशा, देन आंध्र प्रदेश एंड देन तमिलनाडु। स्टार्ट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड्स एट कन्याकुमारी, वेस्ट बंगाल से कन्याकुमारी तक। दे आर ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ज्यादा ब्रॉड है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ब्रॉड, ओके। एंड पीपल ग्रो राइस एंड शुगर केन हियर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में राइस एंड शुगर केन ग्रो होता है, और दूसरा क्या ग्रो होता है, इट इज कोकोनट, जूट, कॉटन, ये सारी की सारी चीजें भी यहाँ ग्रो होती हैं, ओके। फिशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड 3 इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स आर पारादीप, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई। पारादीप, विशाखापट्टनम एंड चेन्नई, ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स है। देन विशाखापट्टनम में एक शिप बिल्डिंग यार्ड भी है, ये भी मैंने आपसे शेयर किया। शिप बिल्डिंग यार्ड मतलब जहाँ पर शिप्स जो है वो बनाई जाए, कंस्ट्रक्ट की जाए, ओके। देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का पार्ट जो है उसमें 2 डिविजन्स है। द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सर्कल्स एंड द सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरामंडल कोस्ट। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में 3 पार्ट्स है, गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट, मलबार कोस्ट। यहाँ पर 2 पार्ट्स है, ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्दर्न सर्कल्स, नीचे वाला हिस्सा है वो है कोरामंडल कोस्ट। देन वी डिस्कस रिगार्डिंग द क्लाइमेट देयर, क्लाइमेट के बारे में भी डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन्स, ये जो चैप्टर का नाम है कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड। तो कोस्टल प्लेन्स में हमने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन दोनों के बारे में स्टडी कर लिया। तो अब इन कोस्टल प्लेन्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। मैनी पोर्ट्स आर फाउंड अलोंग द कोस्ट एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। इन कोस्टल प्लेन्स में बहुत सारे पोर्ट्स हैं और इन पोर्ट्स की वजह से हम इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। इनलैंड मतलब हमारे कंट्री के अंदर ही कुछ भी आपको गुड्स भेजने हैं या मंगवाने हैं तो वो इनलैंड कहा जाता है। जो कंट्री से बाहर नहीं जाता है, कंट्री के अंदर ही, तो वो है इनलैंड एंड फॉरेन ट्रेड। और फॉरेन से भी हमारी कंट्री के बाहर के किसी भी देश से कुछ मंगवाना हो या भेजना हो, करेक्ट। बिग बिजनेसेस आर डूइंग ट्रेड, बड़े बड़े बिजनेस जो हैं वो इन सब के ट्रेड्स करते हैं। तो ये सारा का सारा पॉसिबल कैसे होता है, पोर्ट्स की वजह से। यहाँ पोर्ट में ही शिप्स आकर रुकती है जहाँ पर गुड्स जो सामान है उनको लोड और अनलोड किया जाता है। मेनी ऑफ द सी साइड टाउन्स आर पॉपुलर हॉलीडे एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यहाँ सी साइड के जितने भी टाउन्स एंड सिटीज है उनमें से कुछ सिटीज और टाउन्स बहुत फेमस हॉलीडे डेस्टिनेशन या टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पर हॉलीडे के लिए आप भी जाते हो और टूरिस्ट जो फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं वो भी यहाँ पर जाकर यहाँ का मज़ा लेते हैं, करेक्ट।
फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, क्योंकि दरिया किनारा है तो यहाँ पर फिशिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, मतलब जो एनी वर्क विच वी डू टू अर्न अवर लाइवलीहुड इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। कोई भी काम आप करो जिससे आप अपनी जिंदगी बिताने के लिए कुछ पैसे कमा सको, तो उस काम को हम ऑक्यूपेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्यूपेशन। तो ये कोस्टल लाइन होने की वजह से फिशिंग भी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गया है। एक्सपोर्ट ऑफ फिश इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हियर। एक्सपोर्ट ऑफ फिश मतलब फिश को हम पकड़ते हैं इन सी में से, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन या अरेबियन सी में से फिशेस को पकड़ते हैं, फिर उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं ऑन अ लार्ज स्केल। बहुत सारी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करना मतलब फॉरेन कंट्रीज को बेचना। तो ये फिशिंग एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है यहाँ पर। एज द लैंड इज फर्टाइल, यहाँ की लैंड भी बहुत फर्टाइल है क्योंकि पानी बहुत क्वांटिटी में मिल जाता है। अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, बहुत सारे क्रॉप्स सच एज राइस, कोकोनट एंड रबर आर ग्रोन हियर। इन तरह के बहुत सारे जो क्रॉप्स है, राइस है, कोकोनट है, रबर है, कॉटन भी हमने पढ़ा था, शुगर केन, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रो होती है। तो इस वजह से दोनों साइड के वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है इन कोस्टल प्लेन्स की वजह से। सो हियर आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। दिस वाज सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 2 तक हमने ऑलरेडी कोस्टल प्लेन्स का पूरा पार्ट कवर कर दिया है। In next session, that is session 3, we will start discussing regarding the islands. Islands के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। Now, along with this video, इस वीडियो के साथ मैं आपको एक PDF भेज रही हूँ जो fill in the blanks बेस्ड है, जिसके आंसर्स आपको वीडियो के थ्रू या आप अपनी टेक्स्ट बुक में से भी ढूंढ कर लिख सकते हो, और you can talk to your parents and discuss with them or your friends. But try to solve all the answers by yourself. Okay? इन आंसर्स को आप अपने आप ढूंढने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं ट्राई करोगे तो आपको ये हमेशा डिफ़िकल्ट ही लगेगा। So try to find the answers yourself and write the answers yourself. Bye.